नमस्ते। चुनावी जीत को अक्सर सिर्फ आंकड़ों का खेल समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये लोगों की उम्मीदों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच एक पुल बनाने जैसा है। आज हम इसी पुल को समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के जरिए, जहां के मुद्दे सीधे सीधे शासन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंगा के मैदानों के बीच बसे रामकोला में। पहली नजर में ये आपको एक आम सा चुनावी क्षेत्र लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी कहानी में आपको पूरे भारत की राजनीतिक और सामाजिक धड़कन सुनाई देगी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां की पूरी अर्थव्यवस्था, हर घर की खुशी और गम सिर्फ एक फसल पर टिकी हो। रामकोला में वो फसल है गन्ना। यहाँ की जमीन और लोगों की किस्मत का रिश्ता गन्ने से इतना गहरा है कि एक की कहानी दूसरे के बिना अधूरी है। ये रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। पर अब इसी रिश्ते में एक तनाव आ गया है। लोगों की शिकायतें बहुत साफ हैं और बहुत वाजिब भी। 10 में से 5 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। गंडक नदी की बाढ़ हर साल आती है, फसलें तबाह करती हैं, लेकिन मुआवजे का कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी नौकरियों के लगभग 12 लाख पद खाली हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। और इन सबके ऊपर पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें हर घर का बजट बिगाड़ रही हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये हर रोज की जिंदगी का एक मुश्किल संघर्ष है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान का मूल आधार हर व्यक्ति की गरिमा है। जब लोग अपनी बात रखते हैं तो उसे सम्मान से सुनना और जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक संवाद करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो सवाल यह उठता है कि ये जो जमीनी हकीकत है, ये जो लोगों का दर्द है, क्या वो चुनावी नतीजों में झलकता है? आइए अब जरा भावनाओं से हटकर पिछले चुनाव के ठोस आंकड़ों की कहानी को समझते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें। भारतीय जनता पार्टी को मिले 58.3% वोट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। साफ तौर पर यह क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा था। और सिर्फ वोट प्रतिशत ही नहीं, जीत का अंतर देखिए, लगभग 72,543 वोट। मतलब हार और जीत के बीच का फासला बहुत बड़ा था। ये एक ऐसा जनादेश था जो अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था। अब ये टेबल देखिए, ये रामकोला की बदलती राजनीति की पूरी कहानी बयां करती है। एक जमाना था 1996 में जब समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 42% था, पर धीरे धीरे ये घटता चला गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया और 2022 में ये लगभग 58% पर पहुंच गया। ये आंकड़े हवा का रुख साफ साफ दिखा रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, वो है वोटर टर्नआउट। मतदान का प्रतिशत हमेशा 55 से 60% के बीच ही रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि 42% से ज्यादा लोग वोट डालने ही नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये वो खामोश मतदाता हैं जिनकी आवाज शायद सुनी ही नहीं जा रही। सवाल है कि वो क्या सोचते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? आखिर इस नतीजे के पीछे की वजह क्या थी? अब हम आंकड़ों के क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति या किसी चुनाव चिन्ह पर नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर होगा जिसने इस नतीजे को आकार दिया। 2022 के चुनाव में दोनों तरफ की चुनावी तैयारियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बीजेपी की एक मजबूत, संसाधनों से भरी मशीनरी थी जो आखिरी वोटर तक पहुंचने में कामयाब रही। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। ये एक रणनीतिक फैसला था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि उनका अपने मूल वोटरों से सीधा संपर्क ही टूट गया। और इसी स्थिति से जन्म होता है वोट कंसोलिडेशन का। ये होता क्या है? जब विपक्ष बटा हुआ हो या कमजोर हो तो वोट एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एक बड़ी लहर बनती है जो एक ही पार्टी के पक्ष में चली जाती है और बिखरा हुआ विपक्ष उसके सामने टेक नहीं पाता। रामकोला में 2022 में बिल्कुल यही हुआ। देखिए, किसी भी क्षेत्र की राजनीति को समझने के लिए वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी है। रामकोला अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट है। यहां जाटव और पासी समुदाय की बड़ी आबादी है। ओबीसी में यादव समुदाय सबसे बड़ा है और निषाद और मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है। पहले इन्हीं सब समूहों का एक गठबंधन चुनावी जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब वो पुराना समीकरण बदल चुका है। और ये बदलाव क्यों आया? शायद इस एक बात में इसका जवाब छिपा है। जब पेट खाली हो, जब चीनी मिल बंद हो, तो मतदाता की प्राथमिकताएं बहुत साफ हो जाती हैं।
ये एक बहुत गहरी बात है कि जब रोजी रोटी का सवाल सामने आता है तो शायद बाकी सब बातें पीछे छूट जाती हैं। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी रूपरेखा पर बात करेंगे जो राजनीतिक विश्वास को फिर से बनाने का एक रास्ता सुझाती है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी। एससी ओबीसी मुस्लिम गठबंधन को दोबारा बनाना होगा, लेकिन इस बार जाति पर नहीं बल्कि गवर्नेंस के मुद्दों पर। दूसरा, संगठनात्मक। जमीनी स्तर पर हर एक बूथ पर संगठन को फिर से जिंदा करना होगा। तीसरा, नैरेटिव। पूरी बहस को स्थानीय जरूरतों और पूरे ना हुए वादों पर केंद्रित करना होगा। और चौथा, संसाधन। एक स्मार्ट और टारगेटेड डिजिटल अभियान चलाना होगा। देखिए, एक अच्छा नैरेटिव या नारा वो होता है जो सीधा दिल को छुए और लोगों की सबसे बड़ी जरूरत को आवाज दे। जैसे कि रामकोला की गूंजे यही पुकार, रोजगार, बिजली, सड़क। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनकी हर नागरिक को जरूरत है। और जहां तक संसाधनों की बात है, आज के जमाने में जमीनी लड़ाई के साथ साथ डिजिटल लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े मीडिया बजट का मुकाबला करने के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सीधे युवाओं से जुड़ना होगा। स्थानीय मुद्दों की असरदार तस्वीरें दिखानी होंगी। हाँ, और ये भी जरूरी है कि ऐसा करते हुए हम लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करें, जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है। हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। तो राजनीतिक रणनीति बन गई, डिजिटल अभियान भी चल पड़ा। पर इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं। कोई भी रणनीति तब तक अधूरी है जब तक वो शासन के ऐसे ठोस नतीजों में ना बदले जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं। ये राजनीति का शायद सबसे बड़ा सवाल है। एक नेता जनता का खोया हुआ भरोसा वापस कैसे जीतता है? इसका जवाब वादों में नहीं, सबूतों में है। काम करके और परिणाम देकर। सुशासन का एक साफ सुथरा खाका होना चाहिए, जैसे कि नौकरियां, जो पद खाली हैं उन्हें भरें, युवाओं के लिए स्किल सेंटर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करें, सड़कें बेहतर बनाएं, वेलफेयर, ये पक्का करें कि सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी लीकेज के सही लोगों तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, शिकायत निवारण। एक ऐसा सिस्टम हो जहां हर शिकायत का एक तय समय में समाधान हो। यही एक नए राजनीतिक वादे का आधार बन सकता है। और ये सब करने के लिए ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं है, ये नेतृत्व की बात है। बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की एक सोच की है। तो कैसा होना चाहिए वो नेता जो इस नई सोच को जमीन पर उतार सके? विश्लेषण कहता है कि एक ऐसा नेता चाहिए जिसमें ईमानदारी हो, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों और जिसके मन में सेवा करने का सच्चा जज्बा हो। एक दलित प्रगति का चैंपियन। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डेटा आपको रास्ता दिखा सकता है, एक नक्शा दे सकता है, लेकिन याद रखिए, नक्शा इलाका नहीं होता। असली काम तो जमीन पर होता है, लोगों के बीच जाकर, उनकी तकलीफों को सुनकर और उनका हल निकालकर। रणनीति और जमीनी हकीकत का यही संतुलन असल में सफलता की कुंजी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।